हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आप लोग अगर 10th क्लास के हो तो ये वैसे 10th के लिए वीडियो आप लोगों के मन में आएगा, सर ये वाला टॉपिक तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, और इवन आई थिंक ये वाला टॉपिक एस चंद लक्ष्मी सिंह की बुक में भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल पर क्या होता है कि हम लोग सारे ऑथर्स की बुक से डील कर रहे हैं। यानी 10th की फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले हम लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर से किया, उसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। अभी हम प्रदीप की बुक पे आ गए, इसके टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम एससी वर्मा की बुक पे जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमारा चैनल है मास्टर जी फिजिक्स वाले, हम लोग सिर्फ फिजिक्स में डील करते हैं। तो चूंकि अब ये वाला टॉपिक हमारा प्रदीप की फिजिक्स क्लास 10 की बुक में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि आप ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां तक तो डाउट नहीं है। अब अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हो कि हाँ सर ये टॉपिक पढ़ना है, तो अब आप बोलोगे कि सर ये टॉपिक पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो थोड़ा सा फील करते हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। यानी लेंथ बदली रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला रेजिस्टेंस बदलेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल बदला रेजिस्टेंस बदलेगा, टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टेंस बदलेगा। तो रेजिस्टेंस के बाद आया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे लिए और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करता था, रेजिस्टिविटी ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता था। अगर आप डायरेक्ट मेरी इस वीडियो पे आए हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर रेजिस्टिविटी कैसे नहीं डिपेंड करता, तो पहले जाके देखो कि रेजिस्टेंस बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले, या फिर आप सर्च कर लो रेजिस्टेंस बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले, वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती और ना ही रेजिस्टिविटी हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करती, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती, टेम्परेचर पर। तो सबके मन में आया कि भाई अगर ये पता चल जाए कि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितना डिपेंड करती है, यानी कितना टेम्परेचर बदलेगा तो कितनी रेजिस्टिविटी बदलेगी, कितना टेम्परेचर कम होगा तो कितनी रेजिस्टिविटी कम होगी, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारे कंट्रोल में हो जाएगा कि भाई स्टडी करना। तो इसीलिए हम पढ़ने आ रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी अब ये हमें हेल्प करेगा इस बात को जानने में कि भैया रेजिस्टिविटी तो बदलती है टेम्परेचर बदलने पर, लेकिन कितनी बदलती है, कितनी ज्यादा बदलती है, कितनी कम बदलती है, या बढ़ती है या कम होती है। ये सारी चीजों का जवाब देगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो पहली बात तो क्लियर होगी मेरे भाई कि रेजिस्टिविटी में जो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो कितनी घटेगी। शुरू करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है, टेम्परेचर बदलने के साथ साथ हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, बदलती है। तो अब इन्होंने कंडीशन बताई है किस तरीके से बदलती है, ध्यान से समझना। ρ1 एंड ρ2, यानी ρ1 रेजिस्टिविटी है और ρ2 भी रेजिस्टिविटी है, लेकिन अलग अलग जगह की रेजिस्टिविटी है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इन्होंने यहां मेंशन किया है ρ1 ρ2 आर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एट अ टेम्परेचर। यानी ये दो वैल्यू दी हैं, एक ρ1 और एक ρ2। ये वैल्यू दी हुई है रेजिस्टिविटी की किसी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस। यानी T1 डिग्री सेल्सियस पे ρ1 और T2 डिग्री सेल्सियस पे है ρ2। यानी जब टेम्परेचर था T1 डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस था ρ1, रेजिस्टिविटी थी ρ1। और जब टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस, चाहे बढ़ा चाहे घटा वो बाद की बात है, यानी T1 से बदल के T2 हो गया तो रेजिस्टिविटी बदल के ρ2 हो गई। यहां तक क्लियर है। सेम मटेरियल है, अभी मटेरियल क्या है, सेम। देन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज। तो जब आपकी रेजिस्टिविटी बदली टेम्परेचर के बदलने से, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन किया जाता है कैसे, अल्फा से। कैसे, अल्फा से। ये सिंबल किसका है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। कितनी होगी, तो पहले आता है चेंज इन रेजिस्टिविटी, यानी आपकी रेजिस्टिविटी में जितना चेंज हुआ, यानी पहले x थी फिर y हो गई, तो y माइनस एक्स कितना चेंज हुआ, चाहे बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कम हुई तो कितनी कम हुई। चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, यानी जो पहले थी, पहले रेजिस्टिविटी ρ1 थी तो ये थी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी,
जो रो वन थी वो क्या थी, ओरिजिनल रजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर बदला तो रो वन बन गया रो टू, यानी कि रजिस्टिविटी चेंज हो गई, तो चेंज रजिस्टिविटी और ओरिजिनल रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कितना बदला था, कितना बढ़ा था। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसी को लिख दिया फॉर्मूले के बेस में, ध्यान से समझना। चेंज इन रजिस्टिविटी पहले कितनी थी, रो वन, फिर कितनी थी, रो टू। अब पहले रो वन है फिर रो टू, तो चेंज कितना हुआ, रो टू माइनस रो वन। तो चेंज इन रजिस्टिविटी रो टू माइनस रो वन, चेंज इन रजिस्टिविटी रो टू माइनस रो वन, रो टू से रो वन माइनस करोगे पता चल जाएगा चेंज कितना है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस पहले कितनी थी, रो वन, तभी तो रो टू बदली, तो ओरिजिनल रजिस्टिविटी कितनी हो गई, रो वन। ठीक है। राइज इन टेम्परेचर पहले T1 था, पहले T1 था, कितना हो गया T2, तो चेंज कितना हुआ, राइज कितना हुआ, T2 माइनस T1। तो बन गया भैया फॉर्मूला कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन रजिस्टिविटी यानी रो टू माइनस रो वन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रजिस्टिविटी यानी रो वन मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो वही लिखा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी रजिस्टिविटी बढ़ी कि घटी। तो बात आती है कि कैसे बताएगी, वो आगे डिस्कस करते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमें कैसे क्या बताएगी आगे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज जनरली डिफाइंड एज द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर, यानी पर डिग्री चेंज में, पर डिग्री टेम्परेचर चेंज में कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, वही हमें क्या बताता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंड्स मेनली ऑन थ्री फैक्टर, यानी कि जो आपका चेंज हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में किसी भी सब्सटेंस की ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंड ओनली ऑन द थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस किस पे, पहला द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर इनिशियल था तो आपकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कितनी थी, तो पहली बात इस बात पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। दूसरा द राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कितना बदला, टेम्परेचर ज्यादा बदला रजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज आएगा, टेम्परेचर कम चेंज हुआ रजिस्टिविटी में कम चेंज आएगा। तो दूसरा टेम्परेचर पे। थर्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस यानी अल्फा, यानी जो रजिस्टिविटी है, जो चेंज इन रजिस्टिविटी हो रहा है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ओरिजिनल है, दूसरा टेम्परेचर आपने कितना बोला, तीसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जो चेंज इन रजिस्टिविटी है रो टू माइनस रो वन, यानी पहले रो वन रजिस्टिविटी थी बदल के रो टू हो गई, तो कितना चेंज हुआ, रो टू माइनस रो वन। तो चेंज इन रजिस्टिविटी इक्वल्स टू रो वन मल्टीप्लाई अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला वहीं से आया जो पुराना वाला था, थोड़ा सा बता देता हूं कहां से आया। देखो पहले क्या लिखा हुआ था, रो टू माइनस रो वन अपॉन फिर क्या था, रो वन मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या था, अल्फा। ये था अभी अभी इससे पहले वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये तो था टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिंपली क्या निकालना है, तो मैं चेंज इन रजिस्टिविटी निकालनी है तो इसको यहां पहुंचा दो, तो रो टू माइनस रो वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा पहले से लिखा हुआ है, रो वन आ गया T2 माइनस T1। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहीं से आया है जो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था। तो क्लियर है। चेंज इन रजिस्टिविटी कैसे निकलेगी, इन सब चीजों को वहां पहुंचा दो, तो वही हो गया। चेंज इन रजिस्टिविटी कैसे निकली, अल्फा मल्टीप्लाई बाई रो वन यानी ओरिजिनल रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। और आपको रो टू निकालना था कि रजिस्टिविटी कितना चेंज हुई है, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस को इधर पहुंचा दो, तो रो टू अकेला यहां रखा, माइनस का रो वन था, माइनस का रो वन था, माइनस का रजिस्टिविटी था, उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो रो वन, इसे थोड़ा सा बता देता हूं कॉमन कैसे लिया। देखो अब यहां पे क्या है हमारा कि रो टू माइनस रो वन इक्वल्स टू अल्फा रो वन T2 माइनस T1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रो टू की, यानी हमारी रजिस्टिविटी बदलने के बाद कितनी हो गई, हमारी रजिस्टिविटी बदलने के बाद रो टू हो गई, तो रो वन को चेंज करना पड़ेगा, तो उधर ले जाओ। तो ये हो गया रो वन नेगेटिव है तो इधर आएगा तो किसका होगा, पॉजिटिव का, तो रो वन इधर आ गया पॉजिटिव, प्लस अल्फा रो वन पहले से लिखा हुआ है अल्फा रो वन, इसमें हम चेंज ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1 ये आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी रो वन यहाँ पे भी रो वन कॉमन ले सकता हूं, तो रजिस्टिविटी जो चेंज हुई यानी रजिस्टिविटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, रो टू हो गई, वो कितनी हो गई, रो वन कौन बोल ले लिया कॉमन, यहाँ वन बचा, क्योंकि देखो रो वन बाहर आ गया तो वन प्लस यहाँ से भी रो वन बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा अंदर T2 माइनस T1।
तो आपकी जो रजिस्टिविटी बदल गई किसकी वजह से, टेम्परेचर बदलने की वजह से, वो कितनी आएगी फॉर्मूले में पुट कर दो कि जो रजिस्टिविटी आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल रजिस्टिविटी कितनी थी, ρ1 प्लस 1 कांस्टेंट है, प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, T2 माइनस T1 कितना राइज हुआ, तो वही यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ था, देख लो, ρ2 इक्वल टू ρ1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा T2 माइनस T1, और ये अल्फा, ये जो अपन का टेम्परेचर कोफिशिएंट के बाहर जो है रजिस्टिविटी 1 है, ρ1, तो जो ρ1 है वो कॉमन कैसे लिया, वो मैंने इस वाले स्टेप से समझा दिया कि ρ1 यहां से कॉमन ले लिया तो हमें वैल्यू पता चल गई। यानी इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि अगर हमें पता है कि भैया अभी कितनी रजिस्टिविटी है और पता है कितना टेम्परेचर है, और पता चल जाए कितना टेम्परेचर आपका चेंज हुआ, और पता चल जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, तो हम बता सकते हैं कि फाइनल रजिस्टिविटी कितनी होगी बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ अल्फा, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या होगी, अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होती है, पर डिग्री, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होती है इसकी यूनिट। यानी जब भी हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, तो हम बोलेंगे इस तरीके से, मान लो जो भी है x डिग्री पर सेंटीग्रेड, ठीक है, x पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें यहां से पता चल गया कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की। बिल्कुल क्लियर है, तो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट क्लियर हो गया। आगे छोटा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी, यानी हमें यह तो पता चल गया कि रजिस्टिविटी बदलती है टेम्परेचर के बदलने पर, और साथ में यह भी पता चल गया कि टेम्परेचर के बदलने पर रजिस्टिविटी कितना बदलती है, ज़्यादा कि कम, या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो भी बता सकते हैं कि कितनी निकलेगी। अब बात आती है कि रजिस्टिविटी के बेसिस पे कुछ मटेरियल डिसाइड किए गए हैं कि भैया ये मटेरियल ऐसा है, इसकी रजिस्टिविटी ऐसी है, ये मटेरियल ऐसा है, इसकी रजिस्टिविटी ऐसी है, ये मटेरियल ऐसा है, इसकी रजिस्टिविटी ऐसी है। तो 1 बाय 1 वो डिस्कस करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी एंड दिस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, यानी कि जो ये हमने रजिस्टिविटी के बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरी में। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कंडक्टर बोला, या फिर हमने बोला मेटल्स एंड अलॉय। तो कंडक्टर हम किसे बोलेंगे, यानी रजिस्टिविटी के बेसिस पे ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम नाम देंगे कंडक्टर। तो यहां बोला गया है मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एज सच पजेस स्मॉल रजिस्टिविटी, यानी जो ये मेटल्स यहां पर बताए गए हैं कौन कौन से, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और इनकी रजिस्टिविटी बहुत स्मॉल है। ठीक है, कितनी है वो भी आइडिया दे दिया गया, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक। तो ये आइडिया दे दिया है कि कंडक्टर के अंदर जो रजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर तक, विच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, दैट इज अल्फा इज पॉजिटिव, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। ध्यान से समझते हैं, यानी कंडक्टर हमने किस मटेरियल को नाम दिया, जब भी आपकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के बदलने पर, जब भी आपकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के बदलने पर इंक्रीज हो तो जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। पहली बात क्लियर हो गई। तो जो आपके मन में आ रहा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो बढ़ा है कि कम हुआ है। तो देखो, जब भी रजिस्टिविटी बढ़ेगी, जब भी रजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो कंडक्टर कौन होते हैं, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, या तो ये कह लो या कह लो कंडक्टर्स अपने टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो एक हो गया कंडक्टर। दूसरा, इन केस ऑफ अलॉयज, अब अलॉय की भी बात की है क्योंकि कंडक्टर के अंदर 2 थे, आपने देखा ना यहाँ पे कंडक्टर के अंदर 2 थे, एक मेटल्स से एक अलॉय थे। तो मेटल्स की तो बात यही होगी कि भैया मेटल के अंदर क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के बदलने पर। अलॉय की भी बात करनी पड़ेगी। तो अलॉय के बारे में बोला है कि इन केस ऑफ अलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन ऑल्सो कॉल्ड यूरेका, रजिस्टिविटी इज मोर देन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल बट इट इंक्रीजेस स्लोली विद टेम्परेचर देन इन केस ऑफ मेटल, यानी मेटल्स के अंदर रजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने पर, नो प्रॉब्लम, लेकिन अलॉयज में क्या हो रहा है,
टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बदलती, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। तो हमें एक पता चल गया इस टाइम पे मेटल और अलॉयज के में, ठीक है। अलॉयज की हालांकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल, पर जब चेंज की बात आती है तो मेटल अपनी रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज कर देगा एज कंपेयर टू अलॉय। तो अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्लोली कन्वर्ट होती है, स्लोली चेंज होती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन केस ऑफ अलॉय दो अल्फा इज पॉजिटिव, हालांकि अलॉय के केस में भी अल्फा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, यानी अल्फा भी पॉजिटिव, मेटल में भी अल्फा इज पॉजिटिव, अलॉयज में भी, बट इट्स वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज अल्फा इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी इसमें अल्फा की वैल्यू बहुत कम आएगी एज कंपेयर टू मेटल्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आता है मटेरियल सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर कैसे बोलेंगे हम, These possess a few free electron and as such possess greater resistivity। इनके अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेंज दी हुई है 10⁻⁻5 से 10⁻2 ओम मीटर, ठीक है। यहां की रेजिस्टिविटी आपको पहले बता दी गई थी 10⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर मेटल के केस में, यहां बोली गई है 10⁻5 ओम मीटर टू 10⁻2 ओम मीटर। तो ये जो बीच की रेजिस्टिविटी होती है किसमें पाई जाती है, सेमीकंडक्टर्स में एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, ठीक है। तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, दीज पजेस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एज सच पजेस ग्रेटर रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, अलॉयज के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, बट सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ना कि इंक्रीज करेगी। तो ये बहुत ध्यान से पॉइंट समझना। अल्फा इज नेगेटिव, यहां पर क्या हो गया, हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कंडक्टर में बढ़ रही थी, सेमीकंडक्टर में कम हो रही है रेजिस्टिविटी। तो अल्फा इज नेगेटिव। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये कॉमन एग्जाम्पल हुआ है किसके, सेमीकंडक्टर्स के। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने पर, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंसुलेटर्स, दीज हैव प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर तो आपको पता ही करंट फ्लो ही नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, एंड एज सच अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। कितनी होती है, रेंज दी हुई है 10⁻10 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, यानी 10⁻10 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी जाती है। आगे, विच डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी इसके अंदर भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे इंसुलेटर में तो थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंसुलेटर के अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब यहां पर भी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अल्फा इज नेगेटिव। माइका, रबर, ग्लास, चाइना क्ले एंड फ्यूज्ड क्वार्ट्ज बिलोंग टू दिस कैटेगरी, यानी इंसुलेटर में भी देखा गया कि भैया टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज ही होगी, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर की बात करते हैं। दीज आर मटेरियल्स, ये मटेरियल्स होते हैं मेटल्स एंड कंपाउंड्स, ये कंडक्टर वाली कैटेगरी में आ गए, मेटल्स या कंपाउंड है। हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर आने के बाद, एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद इनकी जो रेजिस्टिविटी हो जाती है वो कितनी आती है, जीरो हो जाती है सुपर कंडक्टर की। इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन बाद में होगा, फिलहाल सुपर कंडक्टर में इतना बोलना है कि सुपर कंडक्टर, तो नाम से समझ में आ रहा है, कंडक्टर में क्या होता था, रेजिस्टिविटी कम होती थी, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जीरो होती है, ठीक है। और आगे बोला गया है कि उस टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर, उसका नाम क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जब भी ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे होंगे अपने सुपर कंडक्टर तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। यहां पे नोट डाल के बताया गया है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एज इट रेजिस्टिविटी इज लीस्ट, यानी जब भी आपसे बोला जाए कि बेस्ट कंडक्टर कौन है तो जवाब होगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर
ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लीस्ट होती है। तो ये तो आपने छोटी क्लासेस से क्वेश्चन पढ़ा होगा कि फिर सिल्वर के वायर क्यों नहीं मिलते। अगर इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, करंट इसमें अच्छे से फ्लो करेगा, सबसे गुड कंडक्टर है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तो इसके वायर्स क्यों नहीं बनते भाई? वायर इसलिए नहीं बनते, सिल्वर काफी एक्सपेंसिव है, चोरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सिल्वर के वायर नहीं बनते, सिल्वर एक्सपेंसिव है। हालांकि सिल्वर गुड कंडक्टर भी है, लेकिन साथ में एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे यूज नहीं करते टू मेक वायर्स। क्लियर है? तो जो आज हमने डिस्कशन किया वो डिस्कशन आपसे किया किसके बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट और द मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।